नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश की राजनीति से जुड़ी कई बड़ी खबरें एक साथ आईं। एक तो 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का औपचारिक ऐलान हो गया। दूसरा, चुनावों का ऐलान होते ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और तीसरा, केजरीवाल ने इन तीनों राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की और असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार राजस्थान में विधानसभा के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एक और खबर यह आई कि राहुल गांधी ने जाति पर आधारित जनगणना को मेन इशू बनाने का ऐलान किया। ऐसा लगा कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस इसे बड़ा मसला बनाएगी। कांग्रेस ने आज पूरे देश में कास्ट सेंसस की मांग की। आइए इन सारी बातों की करके समझ लेते हैं। पहले डेट्स की बात करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव एक फेज में होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस में वोटिंग की होगी और 5 राज्यों में काउंटिंग एक साथ एक दिन 3 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने जिस शेड्यूल का ऐलान किया उसके मुताबिक सबसे पहले 7 नवंबर को मिजोरम में वोट डाले जाएंगे। इसी दिन छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होगी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में पोलिंग होगी। इसी दिन छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में एक ही फेज में 23 नवंबर को पोलिंग होगी। सबसे आखिर में 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को 5 राज्यों की जनता का फैसला आपके सामने आ जाएगा। तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में कई सरप्राइजेस हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 7 और छत्तीसगढ़ में 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत बुधनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। शिवराज के अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 23 मंत्रियों की उम्मीदवारी का ऐलान भी किया है। कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं कर पाई है। कांग्रेस की लिस्ट कहां अटकी है? बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का जो फैसला किया उसका क्या असर होगा? बीजेपी की रणनीति क्या है? और राजस्थान के उम्मीदवारों की लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम क्यों नहीं है? इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें कई हैरत में डालने वाले नाम हैं। बीजेपी ने राजसमंद से लोकसभा सांसद राजकुमारी दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट दिया है। विद्याधर नगर सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन इस सीट से मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह राजकुमारी दिया कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ये बीजेपी की पक्की सीट मानी जाती है। इसके अलावा जयपुर की झोटवाड़ा सीट से बीजेपी ने राजपाल सिंह शेखावत की जगह जयपुर ग्रामीण से पार्लियामेंट के मेंबर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। यह सीट भी बीजेपी की पक्की सीट मानी जाती है। बीजेपी ने दिया कुमारी और राजवर्धन राठौर के अलावा राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा सीट से, अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से, जालौर सिरोही से सांसद देवजी पटेल को सांचौर से और झुंझुनू से पार्लियामेंट के मेंबर नरेंद्र कुमार को मंडावा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। अब खास बात यह कि पहली लिस्ट में बीजेपी की राजस्थान की बड़ी लीडर वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। वसुंधरा राजे झालरा पाटन से चुनाव लड़ती हैं। इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कुछ वक्त से दिया कुमारी चर्चा में है। राजस्थान में काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर रैली में उन्हें मंच पर जगह दी गई है। उनकी लीडरशिप में जयपुर में कुछ दिन पहले बड़ा आंदोलन भी हुआ था। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी दिया कुमारी को ग्रूम कर रही है। वो राजस्थान में बीजेपी का चेहरा हो सकती हैं। आज उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम आने के बाद दिया कुमारी ने कहा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। अभी तो उनका फोकस चुनाव लड़ना और जीतना है।
ये सारी बातें स्पेक्यूलेशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमको हमारा जो फोकस है पार्टी का वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया और विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनके जितने भी वहाँ पर जितने भी काम हैं, जो भी वहाँ की एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता के सारे काम होंगे और पूरा प्रयास रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग इस चुनाव को भी जीतेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी राजस्थान में। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये विधानसभा सीट उनके लिए पहली बार खाली की गई है। सांसद बनने से पहले दिया कुमारी सवाई माधोपुर असेंबली सीट से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन उनकी सीट बदलकर उन्हें जयपुर से लड़ना कई संकेत देता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने जयपुर की झोटवाड़ा सीट से टिकट दिया है। इस सीट से फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारिया विधायक हैं। झोटवाड़ा जयपुर ग्रामीण में आती है और राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के सांसद हैं। इसीलिए आज टिकट का ऐलान होते ही राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, यहां की जनता ने उन्हें पहले भी आशीर्वाद दिया है, जनता फिर उनका साथ देगी क्योंकि लोग गहलोत सरकार की विदाई का मन बना चुके हैं। चैलेंजेस तो थे कि कब आचार संहिता लगे और कब इस नाकारा सरकार से छुटकारा मिले। अब तो वो अवसर आ गया कि हमें युद्ध में उतरना है, हमें मैदान में उतरना है और उतरकर जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद उनसे लेकर राजस्थान के अंदर एक इस तरह की सरकार बनानी है ताकि बड़ा परिवर्तन आए। जो पिछले 5 साल के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक पीढ़ी बर्बाद हुई, उसकी भरपाई हो और राजस्थान जो इतने सालों से जो पिछड़ा राज्य बना हुआ है उसको पूरा बदलना है। राजस्थान की जो ताकत है उस ताकत को और निखारना है। उसके लिए एक सच्ची, ईमानदार और कमिटेड सरकार की जरूरत है और वो डबल इंजन सरकार जब यहाँ पे बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिशा दी है उस दिशा में काम करने से संभव हो पाएगा। आज अशोक गहलोत तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सचिन पायलट ने कहा इस बार राजस्थान में पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सचिन पायलट ने कहा, जहां तक उम्मीदवारों की लिस्ट का सवाल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले लिस्ट जारी की, किसने बाद में की। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस सही वक्त पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जो भी लिस्ट बनेगी कार्यकर्ताओं की बनेगी, जो डिजर्विंग हैं, जो विनेबल हैं, मेरिट के आधार पर। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स फीडबैक के आधार पर आएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी मैदान में उतारेगी। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए। जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों को और मौका मिले और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका मिलेगा तो देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। आज बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इन 5 सीटों पर दौसा सीट भी शामिल है। इस सीट से फिलहाल सचिन पायलट विधायक हैं। बीएसपी ने दौसा से रामेश्वर बनियाना गुर्जर को मैदान में उतारा है। राजस्थान में कुछ महीने पहले तक माना जाता था कि विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी स्वीप करेगी, भारी जीत होगी। उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टकराव चरम सीमा पर था, पब्लिकली दिखाई देता था। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर लड़ाई थी। पर कुछ ही महीनों में अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी। वो कांग्रेस के एक छत्र नेता बनकर उभरे और उल्टा बीजेपी में लीडरशिप का क्राइसिस दिखाई देने लगा। बीजेपी में सब मानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं। ये भी मानते हैं कि बीजेपी में वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया होता तो चुनाव
आसानी से जीता जा सकता था। पर प्रॉब्लम वसुंधरा राजे की चुनाव जिताने की क्षमता को लेकर नहीं है। प्रॉब्लम पार्टी में वसुंधरा की एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर है, स्वीकार्यता को लेकर है। राजस्थान में बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब वसुंधरा के खिलाफ हैं। सब चाहते हैं वसुंधरा को सीएम पद का उम्मीदवार डिक्लेयर न किया जाए। उनकी अपनी अपनी वजह हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन चुनावी सच्चाई यह है कि इन नेताओं में से किसी में इतना दम नहीं है कि वो पार्टी को चुनाव जितवा सके। ये सारे मिलाकर भी ताकत में वसुंधरा राजे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अब बीजेपी राज्य का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेगी, मोदी के काम पर लड़ेगी। अशोक गहलोत चुनाव को लोकल इशू पर फोकस रखेंगे और बीजेपी के नेताओं की आपसी लड़ाई का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर बीजेपी के नेता इसी तरह लड़ते रहे, सब मिलकर वसुंधरा राजे को हराने में लगे रहे बजाय अशोक गहलोत के, तो यह चीज गहलोत के फायदे में जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत के लिए मोदी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, मोदी की लोकप्रियता तो जबरदस्त है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अपना चुनाव मोदी के नाम और मोदी के काम पर लड़ रही है। इसके संकेत काफी दिनों से मिल रहे थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जो चौथी लिस्ट जारी की गई, उसमें शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार कमेंट कर रहे थे, लेकिन आज साफ हो गया कि शिवराज अपनी परंपरागत सीट बुधनी से ही चुनाव लड़ेंगे। शिवराज की सरकार के ज्यादातर मंत्री भी अपनी पुरानी सीटों पर ही मैदान में उतरेंगे। होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया, गोपाल भार्गव को रेहली से, विश्वास सारंग को नरेला से फिर उम्मीदवार बनाया गया है। विश्वास सारंग तो टिकट मिलने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करने हनुमान मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने दंडवत होकर बजरंग बली को प्रणाम किया, हनुमान चालीसा पढ़ी। उनके समर्थकों ने भी मंदिर के बाहर जमकर नारेबाजी की। आज की लिस्ट में उन 7 मंत्रियों के नाम भी हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें गोविंद राजपूत को सुर्खी और तुलसी सिलावट को सांवेर से टिकट दिया गया है। खास बात यह कि बीजेपी ने 10 मंत्रियों के टिकट होल्ड पर रखे हैं। इनमें यशोधरा राजे सिंधिया और उषा ठाकुर हैं। यशोधरा पहले खुद ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन पार्टी ने इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का नाम भी आज जारी हुई सूची में नहीं है। आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 असेंबली सीट से विधायक हैं। फिलहाल इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में आकाश विजयवर्गीय के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। ज्योतिरादित्य समर्थक 4 मंत्रियों की सीटों पर भी अभी बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, इसलिए उनकी सांसें भी अटकी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाईकमान ने प्रदेश यूनिट की रिकमेंडेशन पर मोहर लगा दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उम्मीदवारों के जो नाम भेजे थे उन्हीं को टिकट दिए गए हैं। शिवराज ने कहा कि बीजेपी आधे से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब तक पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है, क्योंकि कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी है। शिवराज ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी और इस बार भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के
मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जीत का दावा कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के लोग जिस तारीख का इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। अब मध्य प्रदेश में सरकार भी बदलेगी और मध्य प्रदेश का भाग्य भी बदलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज टायर्ड हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो रिटायर होने की कगार पर हैं। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही टायर्ड और रिटायर्ड हैं। जगह जगह ये पूछते घूम रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़ें या ना लड़ें, क्योंकि पहले श्री अमित शाह ने और बाद में श्री नरेंद्र मोदी ने श्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को ही नकार दिया और ये स्वीकार लिया कि 18.5 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा ने अखंड भ्रष्टाचार किया। मध्य प्रदेश में 175 प्लस 175 प्लस का टारगेट कांग्रेस लेकर चली है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें यह विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में स्थिति बिल्कुल अलग है। कांटे की लड़ाई है। कमलनाथ ने यहां कांग्रेस के लिए अच्छी खासी हवा बनाई है। 3-4 महीने पहले तक तो लगता था कि कमलनाथ शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना चुके हैं। सब लोग कहने लगे थे कि शिवराज सिंह 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लोग उनका चेहरा देखकर थक गए हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि पिछले 3-4 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त मेहनत की और पासा पलट दिया। खास तौर पर उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया। वो लाडली बहनों के भाई और बच्चों के मामा बनकर एक बार फिर उभरे और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया। अब कमलनाथ और शिवराज के बीच बराबर की टक्कर है। यहां भी अगर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अगर बीजेपी के नेता आपस में लड़ते रहे, कमलनाथ को हराने के बजाय शिवराज को हटाने में लगे रहे, तो जाहिर है कांग्रेस बाजी मार लेगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। बीजेपी के एमपी रेणुका सिंह भरतपुर सोहनत सीट से लड़ेंगी, जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में आती है, जबकि जशपुर जिले के पत्थलगांव गांव सीट से बीजेपी ने लोकसभा सांसद गोमती साय को टिकट दिया है। ये दोनों सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं। बीजेपी के एक और एमपी गोमती साय को टिकट मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी परंपरागत सीट राजनांदगांव से ही चुनाव लड़ेंगे। रमन सिंह ने कहा कि वो राजनांदगांव से चुनाव जीतकर 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए राजनांदगांव चुनाव से लड़ना सौभाग्य की बात है। रमन सिंह ने कहा कि इस बार सवाल सिर्फ राजनांदगांव का नहीं है, इस बार छत्तीसगढ़ में करप्शन को हराना है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में थे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद भूपेश बघेल ने सिर्फ इतना कहा कि इस बार कांग्रेस जीत के मामले में पिछला रिकॉर्ड तोड़ देगी। 10% और अब की बार 75 पार। भूपेश बघेल जीत का दावा कर सकते हैं, वो स्ट्रांग पोजीशन में है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भूपेश बघेल की लीडरशिप में 68 सीटें जीती थी। बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए भूपेश बघेल इस बार 75 पार का दावा करें, इसका उन्हें पूरा हक है।
लेकिन दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं। 2018 में बीजेपी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। रमन सिंह के खिलाफ के सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी। अब कांग्रेस 5 साल के शासन के बाद चुनाव में जा रही है। अब जवाब कांग्रेस को देना होगा। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को गुटबाजी का भी सामना करना पड़ेगा। टीएस सिंहदेव को लेकर कई तरह की बातें कई दिनों से हो रही हैं। उन्हें 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। बहुत कोशिश करने के बाद चुनाव से कुछ महीने पहले भूपेश बघेल उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए राजी हुए। इसलिए टीएस सिंहदेव अभी भी खफा हैं। 10 दिन पहले उन्होंने मोदी की सभा में कह दिया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। इसके बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। भूपेश बघेल को इससे भी निपटना है। और इंटरेस्टिंग बात है कि राजीव गांधी की जुबान फिसलना भी कांग्रेस के लिए बार बार मुश्किल पैदा कर सकता है। आज राहुल की जुबान एक बार फिर फिसली और राहुल ने कह दिया कि राजस्थान में सरकार जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार जाएगी। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं, सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं। काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है। देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है और ये बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है। कांग्रेस के नेता परेशान हैं। राहुल गांधी की जुबान अक्सर फिसल जाती है, वो भूल जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। आज जब उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार जाने की बात कही तो उनके बगल में बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल संद रह गए। राहुल को टोका, याद दिलाया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल ने गलती ठीक की। लेकिन अब बीजेपी के नेता राहुल की इस गलती का खूब इस्तेमाल करेंगे। हर चुनावी सभा में इसका जिक्र होगा और सोशल मीडिया के जरिए राहुल के बयान को सर्कुलेट किया जाएगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की एक परेशानी यह भी है कि आज राहुल गांधी ने कह दिया कि 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के कैंपेन का आधार जातिगत जनगणना होगी। असल में आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना के लिए माहौल बनाएगी, केंद्र सरकार पर कास्ट सेंसस कराने का दबाव डालेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के सवाल को अडानी से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा ये जाति का मुद्दा नहीं है, गरीबों से जुड़ा मुद्दा है। कास्ट सेंसस के बाद कांग्रेस इकोनॉमिक सर्वे भी कराएगी, जिससे पता लग जाएगा कि देश में किसकी संख्या कितनी है और किसके पास कितनी संपत्ति है। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट किसके हाथ में है, आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं।
एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। राहुल गांधी ने जातिवाद जनगणना को वक्त की जरूरत बताया, पिछड़ों दलितों के हक की बात की, लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिना देर किए राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जब जब पिछड़ों दलितों को उनका हक देने का मौका आया तब तक कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अब राहुल गांधी एक बार फिर झूठ परोस रहे हैं। श्री राहुल गांधी का ओबीसी जातिगत जनगणना का बयान एक और झूठ से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी तो लोकसभा में पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया था। देश इस बात को भी जानता है कि जिस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद थे और देश में उनके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, तब ओबीसी समाज के द्वारा जो संवैधानिक आयोग की बात कही थी उसको भी नहीं बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और इसलिए हम सबको पता है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब, गारंटी झूठी और सपने हकीकत से दूर है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जनगणना कराने का कार्य यह केंद्र सरकार का है। हकीकत उनको भी पता है कि उनकी राज्य सरकारों का इसमें कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक, लेकिन झूठ और भ्रम की राजनीति से वो बाज नहीं आ रहे। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में जाति के आधार पर सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अब तक वहां की सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। आज जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राहुल के बगल में बैठे थे। राहुल से कर्नाटक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक सिद्धारमैया की तरफ खिसका दिया। सिद्धारमैया ने भी बड़ी चतुराई से गोल पोस्ट ट्रांसफर कर दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पिछली बार जेडीएस के साथ गठबंधन में थी। कुमारस्वामी ने रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब उनकी सरकार इस रिपोर्ट को जारी करेगी। In 2014 and 15, we have entrusted this caste census and socio-economic survey of all communities. By the time our term is over, the report was not ready. When coalition government was there in Karnataka after 2018, the caste census report was ready, but the coalition government's Chief Minister, Mr. Kumaraswamy, did not receive that report. Now the report is laying with the Permanent Backward Class Commission. I requested now the present chairman, Mr. Jayaprakash Hegde, to submit the report to the government. If he submits the report, he will definitely issue the report. अब सिद्धारमैया से लोग पूछेंगे, अगर पिछली सरकार अलायंस की सरकार थी तो कांग्रेस ने अपने अलायंस पार्टनर जेडीएस पर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का दबाव क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बने हुए 5 महीने होने को हैं। अगर जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस जातिवाद जनगणना को लेकर इतनी सेंसिटिव है, तो 5 महीने में उन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? हकीकत है कि सिद्धारमैया ये नहीं चाहते। इसी तरह से अशोक गहलोत, भूपेश बघेल या कमलनाथ, ये लोग भी विधानसभा के चुनाव में जाति को मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये लोकल इश्यूज पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को एक चुनावी मुद्दा बना दिया। लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी
जातियों के बारे में क्या कहते थे, इसका एक वीडियो आज सामने आया। राहुल कहते थे जाति की राजनीति ठीक नहीं है, वो किसी की जाति नहीं पूछते। राहुल का वो बयान भी मैं आपको सुनवा देता हूं। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him, I don't ask the chai wala, are you Dalit? No, he's a person for me. My office people say, the way it works is I tell my office people, please find me the poorest village in Uttar Pradesh, take me there, take me to the poorest person's house. That is the format I use. If that poorest person happens to be a Dalit, he's a Dalit. You see him as a Dalit, I see him as the poorest person. अब पहले राहुल गांधी किसी की जाति नहीं पूछते थे और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबकी जाति जानना जरूरी है। ये बदलाव नरेंद्र मोदी की वजह से आया है। हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें जातिगत आंकड़े थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस सरकार में वही होता था जो राहुल गांधी चाहते थे। आपको याद होगा राहुल ने कैबिनेट में पास किया हुआ बिल फाड़ दिया था, तो मनमोहन सिंह को वो बिल वापस लेना पड़ा था। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज नहीं किए, लेकिन राहुल ने भी अपनी सरकार पर कोई प्रेशर नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय उनकी राय शायद अलग थी। अब अचानक राहुल को कास्ट सेंसस जरूरी लगने लगा है। इसकी वजह है बिहार में नीतीश और लालू ने समझा दिया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी सब मिलाकर 85% हैं, सवर्ण 15%, 85-15 का फॉर्मूला काम कर सकता है। राहुल को बात जम गई, इसलिए वो जातिगत जनगणना को नेशनल इशू बना रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि इंडिया अलायंस के सारे दलों में इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। ममता बनर्जी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि बंगाल में जातिगत जनगणना का मुद्दा ममता के सियासी गणित को खराब कर सकता है, समीकरणों को बिगाड़ सकता है। साउथ में भी यह मुद्दा नहीं चलेगा, इसलिए इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन राहुल को लगता है कि कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में कास्ट सेंसस का मुद्दा जाति के नाम पर वोट कांग्रेस की नैया को पार लगा सकता है। हालांकि एक और प्रॉब्लम है, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी विरोधी दल कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है। आज चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जल्दी ही राजस्थान में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है, बताएंगे आपको जो भी होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो केजरीवाल पहले उम्मीदवारों की 2-2 लिस्ट जारी कर चुके हैं। अब राजस्थान में उम्मीदवार उतारेंगे, तो इसलिए कांग्रेस के लिए टेंशन की बात है। कांग्रेस को परेशान ओवैसी भी कर रहे हैं। आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि पहली बार वो राजस्थान में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। 3 उम्मीदवारों के नाम पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं, बाकी उम्मीदवारों के नाम भी जल्दी ही फाइनल करेंगे। राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। राजस्थान में हम लोग पहली मर्तबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक एमएलए बनाएंगे। तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवैसी राजस्थान जाएंगे, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को निशाना बनाएंगे। इससे मुश्किल कांग्रेस को होगी, मुस्लिम वोटों के बढ़ने का खतरा होगा। कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताएगी। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। इजराइल और फिलिस्तीन के इशू पर कांग्रेस और ओवैसी सेम पेज पर हैं। दोनों की राय एक जैसी है। जब पूरी दुनिया इजराइल में आतंकवादी संगठन हमास के हमलों की निंदा कर रही है, बर्बरता की इंतहा की हर तरफ आलोचना हो रही है, उस वक्त
ओवैसी के साथ साथ कांग्रेस भी आज फिलिस्तीन के साथ खड़ी दिखाई दी। ओवैसी और कांग्रेस ने इस पर क्या कहा यह आपको दिखाऊं, इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की भयानक तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। आतंकी संगठन हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। इजराइल को अलग देश बने 75 साल हो चुके हैं। इस दौरान उसने कई युद्ध लड़े, कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन में 700 इजरायली नागरिक मारे गए। इसलिए इजराइल भी इस हमले का उसी भाषा में जवाब दे रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल की सेना गाजा स्ट्रिप में लगातार बम बरसा रही है। दिन हो या रात, गाजा पट्टी के आसमान से बम की बरसात हो रही है। पूरा इलाका धुएं से भरा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गाजा स्ट्रिप का इलाका बहुत ज्यादा आबादी यानी डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, इसलिए कैजुअलिटी काफी हुई है। इजराइल के हमले में अब तक 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है और इजराइल का कहना है कि यह तो अभी शुरुआत है। इजराइल पहले ऐलान कर चुका है कि अब यह युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास का नामो निशान मिट जाएगा। हमास के आतंकी भी ह्यूमन शील्ड बनाकर बैठे हैं, रेजिडेंशियल इलाकों में छुपे हैं, इसलिए इस वॉर में कोलेटरल डैमेज भी काफी हो रहा है। यानी हमास के आतंकियों के साथ साथ आम नागरिकों की जान बचाई। अब मैं आपको इजराइल के हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल के हमलों में किस तरह से गाजा स्ट्रिप पर बने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो रहे हैं। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था उसी दिन नेतन्याहू ने कहा था कि वी आर एट वॉर और इसे युद्ध की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और ये वीडियो यही दिखा रहा है कि हमास को मिटा देने के अपने इरादे पर इजराइल पूरी मजबूती से चल रहा है और रुकने वाला नहीं है। इजरायली एयरफोर्स के अटैक में गाजा का अल वतन टावर ध्वस्त हो गया है। ये उसी अल वतन टावर की तस्वीर है जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। अल वतन टावर में हमास का हेडक्वार्टर है। इजराइल ने इस टावर को मिट्टी में मिला दिया। इजरायली एयरफोर्स चुन चुनकर हमास के आतंकवादियों को निशाना बना रही है। लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर हमास के आतंकियों पर निशाना लगाकर बम बरसा रहे हैं। इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर पर काम कर रहा है। इजराइल के कई इलाके और कुछ पॉकेट्स अभी भी हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हैं। इन हमास आतंकवादियों ने कुछ इजरायली नागरिकों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। इन बेगुनाह लोगों को हमास के आतंकवादी ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इजरायली फौज इन इलाकों में संभल कर एक्शन ले रही है। इजराइल की फौज ने एक तरफ उन इलाकों में घेरा डाल दिया है जहां हमास के आतंकवादी छुपे हैं और दूसरी तरफ गाजा पट्टी में जबरदस्त बमबारी करके हमास के आतंकवादियों की सप्लाई लाइन को काटा जा रहा है। इजरायली फौज फिलहाल गाजा स्ट्रिप पर एरियल अटैक कर रही है। जमीनी रास्ते से इजराइल के सैनिक गाजा में तभी एंट्री करेंगे जब हमास की कमर टूट जाएगी। फिलहाल इजराइल गाजा सिटी, खान यूनिस और राफा इलाके को टारगेट कर रहा है। हमास के सबसे ज्यादा आतंकवादी गाजा सिटी में ही हैं। खान यूनिस इलाके में भी एक मस्जिद पर बम गिराकर उसे नष्ट कर दिया गया क्योंकि इजराइल को शक है कि हवाई हमलों से बचने के लिए हमास के आतंकी मस्जिद और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर छुप सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि यह युद्ध हमास ने शुरू किया लेकिन इसे खत्म इजराइल करेगा। Hamas behaves like ISIS. I repeat, Hamas behaves like ISIS. It's the same strategy to maximize civilian casualties in Gaza and Israel and make you all forget the massacre of hundreds of Israelis that started this war in the first place. We will not forget.
Hamas terrorists target Israeli civilians, Israel will target Hamas and Islamic Jihad terrorists wherever they will be in Gaza. We will do whatever it takes to protect our people and restore security to Israel. Who attacks us in all over the Middle East will face a decisive attack back. इजराइल को इतना सख्त रुख किस लिए अपनाना पड़ा, ये समझने की जरूरत है। हमास के आतंकवादियों ने मासूम लोगों के साथ, इजरायली महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरह की हैवानियत दिखाई, उसके लिए बर्बरता और दरिंदगी जैसे शब्द छोटे लगते हैं। हमास ने जो हैवानियत की, उसके वीडियो बनाए, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया, और ये तस्वीरें ऐसी जिन्हें देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। हमले के दौरान हमास के दहशतगर्दों के सामने जो आया उसे मार डाला, फिर शवों के साथ दरिंदगी की गई। एक जर्मन महिला की हत्या करके उसकी न्यू डेड बॉडी को जीप में रखकर घुमाया। एक इजरायली महिला को आतंकवादी बुरी तरह घसीटते हुए ले गए। हमास के आतंकवादी घरों में घुस गए, घरों में छुपे परिवारों को बंदी बना लिया, कई जगह लोगों की हत्याएं कर दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक बुजुर्ग इजरायली महिला और उसकी इंडियन केयरटेकर की है। बुजुर्ग महिला अपने आप चल भी नहीं सकती थी, बिस्तर पर लेटी थी। इस बुजुर्ग महिला की केयरटेकर एक भारतीय महिला थी। हमास से आतंकियों ने इन दोनों बेकसूर महिलाओं की हत्या कर दी। कई इलाकों में इन आतंकवादियों ने बच्चों को बंधक बनाया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें हमास ने अपलोड किया है। इसके कैप्शन में लिखा है द लॉस्ट गर्ल, यानी एक बच्ची जो खो गई है। जब यह कहते हैं कि बच्ची खोई नहीं है, बल्कि हमास के आतंकवादियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अगली तस्वीर उस म्यूजिक फेस्टिवल की है जहां सबसे ज्यादा नागरिक मारे गए। जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया, उस दिन यहूदियों का पवित्र दिन था, छुट्टी थी। जिस जगह ये म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था वहां करीब 2500 लोग थे। हमास के आतंकवादियों ने इस म्यूजिक फेस्टिवल में अंधाधुंध फायरिंग करके 260 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की क्रूरल्टी की वजह से पूरी दुनिया में हमास का विरोध हो रहा है। भारत समेत दुनिया के सभी बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हैं। यूरोपियन यूनियन ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली मदद रोक दी है। यूरोपियन यूनियन ने फिलिस्तीन को 691 बिलियन यूरो की मदद देनी थी, लेकिन इसे रोक दिया गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ है। इजराइल के पास पूरी ताकत है कि वो इसे रोक सके। आतंकवादी हमलों पर कोई सफाई नहीं दी जा सकती। इजराइल की सुरक्षा के लिए मेरा समर्थन दृढ़, ठोस और अटूट है। मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका समेत सभी लोकतांत्रिक देशों को भरोसा है कि इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि जिस इजराइल के पास मोसाद जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके खिलाफ हमास इतने कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गया। हमास को ईरान की मदद मिल रही है। ईरान ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग के बीच इस्लामिक मुल्कों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इजराइल का आरोप है कि ईरान से मिले हथियारों की मदद से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमले को अंजाम दिया। ईरान से मिले ड्रोन के जरिए हमले किए गए। ये वीडियो उस वक्त का है जब हमास ने सुसाइड ड्रोन के जरिए इजराइल पर बम बरसाए थे। इस तरह की वीडियो शूट करके हमास से दिखाना चाहता है कि जिस इजराइल को अरब देशों से भी मजबूत बताया जाता है, उस पर हमास के लड़ाके कितनी आसानी से अटैक किए। हमास के आतंकवादियों ने बेहद खौफनाक अंदाज में इजराइल में एंट्री की थी। कुछ आतंकी बॉर्डर पर लगाई गई फेंसिंग को तोड़कर इजराइल के इलाके में घुसे, तो कई ने आसमानी रास्ता चुना। क्योंकि इजराइल और गाजा की एयर स्पेस पर इजराइल का कंट्रोल है और उसकी इजाजत के बगैर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता,
इसलिए हमास के आतंकी पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में घुसे। आप देख सकते हैं कि ये लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए किस तरह गाजा स्ट्रिप से इजराइल में घुसे। सबके पास गोला बारूद था और लोगों को जान लेने का पूरा साजो सामान था। भारत ने भी इजराइल पर अटैक को आतंकी हमला कहा है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि इस वक्त उनके देश को वर्ल्ड कम्युनिटी का मॉरल सपोर्ट ही चाहिए, क्योंकि मिलिट्री तौर पर तो वो अपने स्तर पर निपट लेंगे। India, first of all, is a very important country in the world, but secondly, India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge and not of ignorance. And for that, we are very much thankful. And again, Israel needs only the moral and political support. The work on the ground, we know how to do it. But we need to have the ability to execute the plan in order to make sure that Hamas will not threaten anyone else again. ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया कि इजराइल में हमास के आतंकवादी बेगुनाह लोगों के साथ किस तरह की दरिंदगी कर रहे हैं। बेकसूर महिलाओं की हत्या करके उनके शरीर से कपड़े हटाकर लाशों को कैसे शहर में घुमा रहे हैं, मासूम बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी हमारे अपने देश में बहुत से मुस्लिम संगठन और नेता हमास के सपोर्ट में खड़े हैं, हमास की बर्बरता को जायज ठहरा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैली निकाली। अलीगढ़ में करीब 400 स्टूडेंट्स एमयू के डक पॉइंट पर इकट्ठा हुए और फिर यहां से मजहबी नारे लगाते हुए मार्च किया। पता यह लगा कि इस मामले में 4 नामजद छात्रों के साथ साथ कुछ अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनका समर्थन करना गलत नहीं है। सिर्फ एमयू के स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि कई मुस्लिम संगठन और मौलाना भी फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े नजर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य सज्जाद नुमानी ने कहा कि हर इंसाफ पसंद नागरिक इजराइल को टेररिस्ट स्टेट मानता है। अमेरिका और ब्रिटेन से सपोर्ट की वजह से इजराइल में घमंड आ गया है। जमात इस्लामी हिंद के सचिव मोहम्मद अहमद ने भी कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन छीनी है। ऐसे में अगर कोई अपनी जमीन पाने के लिए लड़ रहा है तो उसे आतंकी कैसे कह सकते हैं। कौन कहता है आतंकवादी? भाई आतंकवादी आप हमें आतंकवादी कहने लगे। यही अमेरिका ने और इसने उनको आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। अरे भाई, एक आदमी के घर पर कोई कब्जा कर रहा है और अगर उसको रेसिस्ट करता है, ये रेसिस्टेंस मूवमेंट है, ये मुजाहिमती तहरीक है, वो ऐसी नहीं। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज ने उनको वो आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। और आपको हम नॉन अलाइंड के मेंबर थे, बल्कि नॉन अलाइंड पॉलिसी हमारी मशहूर रही है जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में और अब तक हमारी पॉलिसी रही है। अफसोस की बात एक ये है कि हमारे देश की पॉलिसी शिफ्ट हुई है। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया, सीधे सीधे इसराइल की हिमायत का दिया और कहा हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए। अरब के देशों में, अरब मुल्कों में लाखों की तादाद में हमारे लोग काम करते हैं। तेल हमें कहाँ ईरान से मिलता है। और सारी अगर प्रैक्टिकली देखें आप, डिफेंस को जो कुछ थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए, वरना सबसे ज़्यादा फायदा तो अरबों से है उनको। असदुद्दीन ओवैसी की हमदर्दी भी हमास के साथ है, लेकिन ओवैसी समझदार हैं, बैरिस्टर हैं, संभल कर बोलते हैं। पहले उन्होंने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की और अगली ही लाइन में कहा कि इजराइल ने जो बोया वही काट रहा है। ओवैसी ने कहा कि इजराइल 16 साल से गाजा पट्टी में अन्याय कर रहा है। अब दुनिया के सारे देशों को इजराइल पर दबाव डालकर फिलिस्तीन को उसका हक दिलाना चाहिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए,
90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया हमला करता है तो पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत है और ब्राउन चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से ये लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। अगर आप सिविलियन को मारेंगे और तो वही ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं आप। वायलेंस के हम कंडेम करते, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर ये हकीकत को कौन बयान करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तमाम बड़े बड़े ममालिक, सुपर पावर एकदम अपने मॉरल्स को दिखाते हैं। भाई ये 90 साल का मसला नहीं है क्या? क्या यूनाइटेड किंगडम ने क्रिएट नहीं किया इसको? आप बताइए, इन चीजों को देखिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाला स्टैंड है कांग्रेस का। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में जो 7 प्रस्ताव पास किए गए, उनमें 7वां रेजोल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन के हालात पर है। प्रस्ताव में कहा गया कि CWC मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और उसमें हजारों लोगों की मौत पर दुख और पीड़ा व्यक्त करती है, लेकिन कांग्रेस फिलिस्तीन लोगों की जमीन और ऑटोनॉमी का समर्थन करती है। फिलिस्तीनी लोगों को गरिमा और आत्मसम्मान से रहने का हक मिलना चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों से युद्ध विराम और बातचीत से मुद्दे सुलझाने की अपील की गई। यानी पूरे प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल पर हमले का अलग से जिक्र नहीं किया गया। मैं हैरान हूं कि इजराइल में हमास के वहशीपन की तस्वीरें देखने के बाद भी कुछ लोग उसे डिफेंड करने में लगे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों की चीखें सुनने के बाद भी कुछ लोगों का दिल नहीं दहला। बेटियों को मारकर, उनके कपड़े उतारकर नुमाइश करने वाले दहशतगर्दों को कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यह निहायत शर्मनाक है, क्योंकि ये जमीन की लड़ी जारी जंग नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सत्ता का संघर्ष नहीं है। हमास ने जो किया वो इंसानियत पर हमला है, और ऐसा करने वालों ने धर्म की आड़ ली, जुल्म करते समय अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ये और भी बड़ा अपराध है। दुनिया का कोई भी धर्म इस तरह की वहशियाना हरकत की इजाजत नहीं देता। जो लोग इस नाम पर यह कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर यह कह रहे हैं, वो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। और ये जंग किसी मुल्क की आबरू के लिए भी नहीं है। मुल्कों की जंग फौज से लड़ी जाती है, मासूम बच्चों, बेबस औरतों और बीमार लोगों से नहीं। कोई फौज ये नहीं करती। और ये सही है कि हमास के इस हमले से मोसाद की साख को बट्टा लगा है। अब वो कैसे दावा करेंगे कि वो दुनिया की सबसे चतुर चालाक इंटेलिजेंस एजेंसी है? ये भी सही है कि हमास ने इजराइल पर घर में घुसकर जो हमला किया, उससे इजरायली फौज की काबिलियत पर भी सवाल उठेंगे। अब तक तो यह माना जाता था कि इजराइल की फौज के पास ऐसा नेटवर्क है जो दुश्मन को दूर से पहचान लेता है। अब तक तो यह माना जाता था कि इजराइल की डिफेंस इतनी मजबूत है कि कोई उसमें सीन नहीं लगा सकता, लेकिन हमास ने करके दिखाया है। लेकिन सवाल है कि क्या हमास को इससे कोई फायदा होगा? क्या फिलिस्तीन को कोई फायदा होगा? अगर 1 मिनट के लिए इंसानियत को छोड़कर हमास के एक्शन को सिर्फ रणनीति के लिहाज से देखा जाए, तो भी इस जंग से उन्हें क्या हासिल होगा? क्या इजराइल डर जाएगा? क्या इजराइल फिलिस्तीन इलाकों को खाली करके भाग जाएगा? असल में जो हो रहा है और जो होने वाला है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। अब इजराइल की आर्मी और एयरफोर्स अपनी ताकत दिखा रही है और भी दिखाएगी। गाजा स्ट्रिप पर और भी जबरदस्त हमले होंगे और ये जंग हमास को बहुत महंगी पड़ेगी। इस खूनी संघर्ष से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस जंग को खुले दिमाग से समझने की जरूरत है। इस मारकाट को इंसानियत की नजरों से देखने की जरूरत है। वक्त का तकाजा है कि कोई भी दहशतगर्दों का साथ न दे। बेकसूर बच्चों, मासूम बेटियों और बेबस नागरिकों पर जुल्म करने वालों को कोई सपोर्ट न करे। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, अयोध्या में राम कथा संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। आज इस म्यूजियम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। ये म्यूजियम अब तक यूपी सरकार के संस्कृति विभाग के पास था,
लेकिन अब इसका संचालन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। 6 दिसंबर 1992 से लेकर अब तक मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो इस म्यूजियम में रखी जाएंगी। इस म्यूजियम में मंदिर की खुदाई में मिला 12वीं सदी का शिलालेख भी रखा गया है। इतना ही नहीं, 1885 के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के लेटर और फ्रांसीसी यात्रियों के ट्रेवलॉग और दूसरे दुर्लभ दस्तावेज भी यहां रखे गए हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इनमें से जो मूर्ति सबसे अच्छी लगेगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब अयोध्या में भक्तों को सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं होंगे, अयोध्या में राम के सबूत भी दिखेंगे और लोग ये भी जान सकेंगे कि पिछले 500 साल में राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए कितने बलिदान दिए, किस तरह 250 साल तक अदालतों में केस लड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।